नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेटवर्क लाइव और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अविरल मलिक जी, जो भारत के पूर्व राज्यपाल और किसान समाज की मजबूत आवाज सत्यपाल मलिक जी के पोते हैं। दादाजी ने न सिर्फ राजनीति में बल्कि किसानों, खाप पंचायतों और समाज के लिए जो योगदान दिया है वो हमेशा से याद किया जाएगा। यही कारण है कि लोग मानते हैं कि उनके कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सम्मान और पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए था। आज हम डॉक्टर अविरल मलिक जी से जानेंगे कि दादाजी की सोच और विरासत को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी कौन सी यादें सबसे करीब हैं और आने वाले समय में वो खुद समाज और राजनीति में किस तरह योगदान देना चाहते हैं। अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी, आप कुछ शब्द या कुछ लाइंस अपने दादाजी के बारे में हमें बताइए। जी। देखिए, जहाँ तक विषय है, आज मेरे दादाजी सत्यपाल मलिक नहीं रहे, अत्यंत दुःख का विषय है। उन्होंने हमेशा जनता के हित में फैसले लिए और निरंतर कार्य किया। उनका लंबा कार्यकाल रहा। अगर राजनीतिक अनुभव की उनकी बात कर ली जाए, तो 60 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा, 6 दशक लंबा उनका अनुभव रहा और उस दौर में वो अलग-अलग पदों पे रहे, विभिन्न पदों पे उन्होंने कार्य किया देश भर में, चाहे वो छात्र संघ अध्यक्ष मेरठ यूनिवर्सिटी के नाते रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश में एक जिला बागपत है, बागपत विधानसभा क्षेत्र, बागपत विधानसभा से विधायक के नाते उन्होंने कार्य एक तरीके से प्रारंभ किया हो और उसके बाद मैं सोचता हूँ चौधरी चरण सिंह जी के साथ वो रहे और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने उनके साथ भी निरंतर किया और एक तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया और उसके साथ-साथ उस समय वो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में जनरल सेक्रेटरी हो गए थे और उसके बाद जो उनका सफर रहा, 2 बार वो राज्यसभा रहे, 1 बार लोकसभा के सांसद रहे, अलीगढ़ से लोकसभा के सांसद चुने गए और उसके पश्चात अगर अभी की रिसेंट की बात कर ली जाए 2017 से, तो मैं सोचता हूँ 2017 से उनका 5 राज्यों का जो कार्यकाल रहा, वो सफलतापूर्वक रहा एक तरीके से। बिहार राज्य से उनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ, मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त उन्हें राज्यपाल के रूप में किया गया और 2017 से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए बिहार के वो राज्यपाल रहे और बिहार में शिक्षा माफिया, नकल माफिया काफ़ी था और नकल माफियाओं के ऊपर, शिक्षा माफिया के ऊपर एक तरीके से नकेल कसने का कार्य उनके द्वारा किया गया और उनकी स्पष्ट लाइनें एक तरीके से पब्लिक में भी रहती थी कि अगर थाने में भी कोई ना सुने, देखिए, तो राज्यपाल जी। उनकी राजनीति की शुरुआत और सामाजिक कार्यों की शुरुआत कैसे हुई? आप हमें ये बताइए। कार्यों की शुरुआत का राजनीतिक शुरुआत का तो छात्र संघ अध्यक्ष के नाते उन्होंने राजनीति की शुरुआत निश्चित रूप से की और फिर वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ आए, चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में आए और उन्होंने चौधरी साहब ने उन्हें आमंत्रित किया कि वो उनकी पार्टी को जॉइन करें, उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी हुए और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से उनके राजनीतिक करियर का, तो लंबा राजनीतिक करियर रहा और उस दौर में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और 2012 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया और जाट वर्ग में, किसान वर्ग में पूर्ण रूप से कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए उनका निरंतर संघर्ष रहा और चाहे राजस्थान की बात हो, हरियाणा प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, पश्चिम यूपी की बात हो या फिर एक तरीके से जहाँ-जहाँ किसान राजनीति की अगर बात कर ली जाए तो पूर्ण रूप से वो सक्रिय रहे और जो भी किसानों के क्षेत्र है पूरे उत्तर भारत में पूर्ण रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। मोदी जी के साथ गुजरात में भी कार्य किया, गुजरात में मोदी के साथ उन्होंने किया और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से राज्यपाल के कार्यकाल का तो जिस तरीके से उनका सफलतापूर्वक रहा, चाहे वो बिहार के साथ-साथ उड़ीसा के राज्यपाल के कार्यकाल की बात कर ली जाए, बिहार और उड़ीसा वो एक साथ थे। उड़ीसा का अतिरिक्त प्रभार था और बिहार, उड़ीसा के पश्चात वो जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल तो बने और उनके 370 जीवन में उट कौन-कौन से जी। ऐसे क्षण थे जो आपके लिए प्रेरणा का प्रतीक है? कुछ ऐसे पल आप हमारे को बताएँगे? जी। नहीं, हमेशा ही उन्होंने एक तरीके से प्रेरणा देने का कार्य किया अपने घर परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को और किसान वर्ग को और उसके साथ-साथ विस्तृत तरीके से बात कर ली जाए उनके कार्यकाल की, तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो उनका कार्यकाल रहा 370-35 से हटाई गई उनके नेतृत्व में और पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को मुँहतोड़ जवाब दिया गया। 370 और 35 ए के हटाने को लेकर कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे कि भाई अगर 370 हटेगी, तो कोई जो तिरंगा झंडा है उसे हाथ में नहीं उठाएगा और तिरंगे का अपमान करने का बहुत से लोगों ने वहाँ के स्थानीय नेताओं ने कार्य किया था, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, अन्य लोग हों या फिर हुर्रियत हो। लेकिन जिस तरीके ठीक है? आप मेरा ठीक है, नया ठीक है। सवाल ले लीजिए।
आपके हिसाब से जो खाप व्यवस्था होती है आज के समय में किस तरह से काम कर रही है और सकारात्मक और सुधार की गुंजाइश क्या, दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या सकारात्मक और गुंजाइश है, मतलब कि सुधारने की गुंजाइश है? जी। ये देखिए, जहाँ तक विषय है खाप पंचायतों का, तो तमाम सारी खाप पंचायतों को मैं अभी भी संबोधित कर रहा हूँ, सभी क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। अभी शामली में भी कार्यक्रम था, जहाँ सभी खाप पंचायतों के चौधरी मौजूद थे, मैं संबोधित किया। खाप पंचायतें अच्छा। पूर्ण रूप से देश और समाज पे विचार करती हैं, देश और समाज के लिए सोचती हैं और सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसकी ऊपर विचार करती हैं और निश्चित रूप से जो भी फैसले होने चाहिए, आवश्यक हैं, वो निश्चित रूप से उनके द्वारा समाज में लिए जाते हैं। और जहाँ तक विषय है एक तरीके से समाज का, समाज में सुधार का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, खाप पंचायतों के द्वारा बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो थाने में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं। अगर मैं एज़ ए एडवोकेट भी इसकी बात करूँ तो खाप पंचायतों के चौधरियों के द्वारा उन फैसलों का निपटारा कोर्ट कचहरी से पहले ही कर दिया जाता है। बहुत से एक तरीके से पारिवारिक विवाद होते हैं, बहुत से अन्य विवाद होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वो कोर्ट तक वो नहीं लटकते हैं, वो कचहरी नहीं जाते हैं, उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है। ये भी इसका एक पॉजिटिव पहलू है, सकारात्मक पहलू है। इस विषय को भी देखना मैं समझता हूँ कि अत्यंत आवश्यक है। आपके दादाजी ने खापों को किस तरह से मजबूत किया और आप इस भूमि को कैसे आगे ले जाना चाहेंगे? जी। नहीं, उन्होंने हमेशा किसानों की बात की, गरीबों की बात की, गरीब पीड़ित शोषित वंचित की बात की, वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने की बात की, शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा महत्वपूर्ण है, उनका स्पष्ट मानना था और निश्चित रूप से शिक्षा महत्वपूर्ण एक तरीके से मैं समझता हूँ औज़ार अगर उसे कहा जाए तो बेहतर होगा। गरीबों के लिए सबसे बेहतर औज़ार शिक्षा है, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय है, एक तरीके से ईमानदारी का, वो ईमानदारी के आधार पे आगे बढ़े और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद उनका गोवा का कार्यकाल रहा। जम्मू-कश्मीर से वो गोवा इसलिए गए क्योंकि वो यूटी बन गया था और जहाँ तक गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात है, तो गवर्नर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बनना एक तरीके डिमोशन होता है और बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद 10 पायदान नीचे होता है गवर्नर के पद से। तो गोवा के बाद उनका मेघालय का कार्यकाल रहा और सभी कार्यकाल सफल रहे। देखिए, हमने ये देखा कि आपके दादाजी किसान मुद्दों पर बहुत सक्रिय रहे हैं। आज के किसान आंदोलन या फिर कृषि नीति पर आपकी क्या राय है? जी। नहीं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है, निरंतर किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, गरीबों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, किसानों के लिए निरंतर कार्य उनका जारी है और जिस तरीके से जो भी आवश्यक फैसले मोदी जी के द्वारा होते हैं, वो लिए जाते हैं। और जहाँ तक विषय है किसान आंदोलन का, किसान कभी भी सरकार के खिलाफ या एक तरीके से मोदी जी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा था। जो किसानों का आंदोलन था या जो किसान आंदोलन करते हैं, वो पर्टिकुलर विषयों पे करते हैं और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने उन विषयों को सुलझाने का काम किया और तीनों कृषि कानून को उल्टा लेने का काम किया, अभूतपूर्व उन्होंने कार्य किया और उसके साथ-साथ जो भी किसान कहता है मोदी जी वो करते हैं। अगर किसान को सही नहीं लग रहा है और वो लॉज़ रिपील किए जाने चाहिए थे, उल्टे लिए जाने चाहिए थे, तो उनके द्वारा लिए गए। और जहाँ तक विषय है मेरे दादाजी का, तो मेरे दादाजी सतपाल मलिक के भारत रत्न के संबंध में भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। वो वहाँ से एक्सेप्ट होके, स्वीकृत होके भी आई है अभी मेरे पास और उसकी एक कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके दर्शकों को। तो जहाँ तक विषय है एक तरीके से इस चिट्ठी का, मैं सोचता हूँ माननीय मोदी जी और अमित शाह जी इस विषय पे फैसला लेंगे। अमित शाह जी को भी मैंने चिट्ठी लिखी है और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो बीएल संतोष जी हैं, उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा कि वो बैठ के इस विषय पे विस्तृत रूप से बात करेंगे, अन्य विषयों पे भी बात करेंगे। मैं किसानों के विषय पे उनसे एक तरीके से चर्चा के विषय पे उनसे बात की। वो कह रहे हैं कि वो बैठ के विस्तृत इसमें चर्चा करेंगे और जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भाजपा किसानों को समर्पित राजनीतिक दल है और निरंतर किसानों के हित में फैसले लेता है। और अगर बात कर ली जाए मेरे दादाजी सतपाल मलिक जी के विषय में, तो उन्होंने जो फैसले लिए, निरंतर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम चलाई, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की, जहाँ-जहाँ भी वो राज्यपाल रहे और जम्मू कश्मीर में बहुत करप्शन था, ग्राउंड लेवल तक करप्शन था, थाने स्तर तक करप्शन था और जितनी परसेंटेज और राज्यों में ली जाती है, उससे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ ली जाती थी, ली जा रही थी और वहाँ जिस तरीके से हमारे द्वारा पूर्ण रूप से ये माफिया राज को समाप्त किया गया और किसी परसेंटेज के आधार पे कार्य नहीं होगा, इस आधार पे वहाँ कार्य हमने किया और सफलतापूर्वक वहाँ कार्यकाल रहा। देखिए, आपके दादाजी ने किन-किन महत्वपूर्ण सामाजिक और विकास कार्यों में अपना साझेदारी दी है? क्या-क्या उन्होंने विकास कार्य किए हैं? आप ज़रा हमारे को बताएँगे जिनके लिए आपकी विशेष यादें जुड़ी हुई हैं? जी।
देखिए, समाज के हित की अगर बात कर ली जाए तो निरंतर उन्होंने जब से राजनीति प्रारंभ की एक तरीके से, तब से निरंतर वो समाज को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित, गरीबों को समर्पित रहे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए और बागपत क्षेत्र की बात कर ली जाए, तो बागपत में भी उनके द्वारा बहुत से कार्य किए गए। वो 1974 में बागपत के विधायक बने और निरंतर फैसले लिए, वो केंद्र मंत्री भी रहे। अलीगढ़ से वो सांसद बने, उसके बाद वो केंद्र मंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, वीपी सिंह की सरकार, जनमोर्चा की सरकार को केंद्र में लाने में, एक तरीके से बनवाने में उनका बड़ा योगदान रहा। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अच्छे दोस्त थे, अरुण नेहरू जी के अच्छे दोस्त थे और बहुत से लंबी श्रृंखला है जो उनके मित्रों की श्रृंखला की अगर बात करी जाए। और उसके साथ-साथ जहाँ तक विषय एक तरीके से मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए, वो कांग्रेस से भी राज्यसभा के एमपी रहे। राजीव गांधी जी के द्वारा उन्हें राज्यसभा में भेजने का कार्य किया गया था और राजीव जी के वो अच्छे दोस्त थे। और जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए उस कार्यकाल की, तो बोफोर्स का मुद्दा जब सामने आया, उस करप्शन के मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। ये भी बिल्कुल स्पष्ट और जगजाहिर है। और साथ-साथ जहाँ तक विषय है 2012 से अगर बात कर ली जाए, तो 2012 से निरंतर उन्होंने कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के हित में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और बल्कि वो 2004 में भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। बागपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, चाहे अजीत सिंह जी के सामने चुनाव लड़े, चाहे चरण सिंह जी के सुपुत्र। और साथ-साथ 2012 से जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते, और किसान मोर्चा में भी उनका अहम योगदान रहा एज़ ए इंचार्ज। और जिस तरीके से किसानों को भाजपा से जोड़ने का काम उन्होंने किया, मैं समझता हूँ वो अकल्पनीय, अद्भुत, अलौकिक रहा। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है वो आपके दादाजी के नाम पर कोई पुरस्कार, संस्था या फिर ट्रस्ट बने, जो आपके काम को आगे बढ़ाए? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बनना चाहिए, बनेगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। निरंतर खाप पंचायतें इसमें फैसले भी ले रही हैं और अनेकों जगह एक तरीके से सभाएँ हो रही हैं, मेरे द्वारा भी उसमें जाना हो रहा है। चाहे वो शामली में अभी सभा हुई और उसके साथ-साथ सोनीपत में सभा हुई, अनेकों जगह राजस्थान में हुई, पंजाब में अलग-अलग जगहों पे हुई, श्रद्धांजलि सभाएँ हुई। उसके अलावा एक तरीके से जो फैसले लिए जाने चाहिए, अभूतपूर्व फैसले होने चाहिए। समाज में उसके लिए सभाएँ निरंतर जारी हैं और साथ-साथ दिल्ली में भी कई जगह सभाएँ हुई हैं। और निरंतर अभी सभाएँ जारी हैं। किसान वर्ग पूर्ण रूप से मेरे दादाजी सतपाल मलिक को याद कर रहा है, अभूतपूर्व है। और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा किसान वर्ग का भी, गरीबों का भी, जो लोग उन्हें याद कर रहे हैं एक प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक के रूप में। और सिख कम्युनिटी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे पंजाब में लगातार उनके द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, चाहे वो लुधियाना, जिन-जिन कार्यक्रमों में गया, लुधियाना हो, अमृतसर हो, जालंधर हो, पटियाला की बात हो, मोगा की बात हो, कई जगह निरंतर कार्यक्रम हो रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे दादाजी से जुड़ी जी, इतनी बहुत खास धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देने के लिए, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद रवीला जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।